प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक 33 वर्षीय युवक की जन्म कुंडली लेकर मैं आया हूँ। आप देख पा रहे हैं इनकी जन्म की जो डिटेल्स है 11 जनवरी 1990 सुबह के 1:45 और विराटनगर नेपाल का इनका जन्म है। इसके आधार पर जब आप इनकी जन्म कुंडली बनाएंगे तो आप देखेंगे कुंडली बनेगी तुला लग्न और मिथुन राशि की। इस कुंडली में बन रहे ग्रह योगों का इस जातक के जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ यहाँ पर जातक के लिए क्या कार्य करना ज्यादा अच्छा रहेगा, किस कार्य से अधिक सफलता मिल पाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पर कुंडली में जो ग्रह योग बन रहे हैं, आगे की जो दशा है जातक को कैसा प्रभाव देने वाली है, आज इस सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा। आप भी इस कुंडली के अध्ययन को ध्यान पूर्वक देखते रहे, जिससे आपको सभी जानकारी प्राप्त हो सके। और आप भी कुछ इस जातक के विषय में बताना चाहे तो आप वीडियो को देखने के पश्चात अपने विचार जातक के लिए अवश्य से प्रकट कर सकते हैं। और अगर आप अध्ययन करवाना चाहे तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट कर सकते हैं और बाकी दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो आइए बिना विलंब के हम बढ़ते हैं इस जातक की जन्म कुंडली अध्ययन की ओर। सबसे पहले देखिए, लग्न जो है तुला लग्न है, वायु तत्व का लग्न है। वायु तत्व के प्रभाव से आप जानते हैं कि जातक अत्यधिक बातें सोचने वाला, कल्पना करने वाला, मन ऐसे व्यक्ति का शांत नहीं रहता, कोई न कोई कल्पना मन में चला ही करती है। मिथुन राशि भी वायु तत्व की होती है, तो वायु तत्व का लग्न, वायु तत्व की राशि, तो जातक निश्चित ही अपने जीवन में अपने दम पर कुछ अच्छा कर सकता है। लेकिन कमजोरी क्या रहेगी कि मन स्थिर नहीं रहेगा, क्योंकि वायु का काम आप जानते हैं प्रवाहित होते रहना है। अब जब वायु प्रवाहित होती रहेंगी तो किस प्रकार व्यक्ति के मन को वो स्थिर कर पाएंगी, मन को शांत रख पाएंगी, तो ये कमजोरी जरूर है यहाँ पर। लेकिन उसके बाद भी अगर देखा जाए तो वायु तत्व का लग्न, वायु तत्व का राशि, ये फिर भी अच्छा होता है, जातक के जीवन में उसे आगे बढ़ाने में सहयोगी होता है। यहाँ पर फिर आप एक बात देख पाएंगे कि ये जो लग्न है तुला लग्न है। तुला लग्न आप जानते हैं ये परिस्थिति को बैलेंस करने के लिए जाना जाता है। कार्य को समझना, संभालना, परिस्थिति को मैनेज करना, सभी को साथ लेकर चलना, तालमेल कैसे भी बिना बना कर रखना और सब परिस्थिति को संभालना, ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में होता है। यहाँ पर लग्न भी मजबूत है, 18 डिग्री पर है। और मैं आपको बता दूं ये राहु के नक्षत्र में लग्न है, स्वाति नक्षत्र में। इसका प्रभाव भी हालांकि सकारात्मक ही पड़ेगा, लेकिन जब भी लग्न राहु के नक्षत्र में हो तो एक चीज जो देखने को मिल सकती है, हालांकि ये केवल राहु जो इस नक्षत्र का स्वामी है ये केवल सीमित है विंशोत्तरी दशा तक, लेकिन फिर भी जब लग्न से आप विचार करेंगे कि राहु का संबंध बनता है भले नक्षत्र के तौर पर, तो आप ये देख पाएंगे जरूर से कि राहु कहीं ना कहीं मन में भ्रम भी देता है, कार्य में असंतुष्टि भी देता है, थोड़ी लापरवाही भी देता है। तो ये प्रभाव कई बार देखने को मिलता है। जहां तक आकस्मिक रूप से आगे बढ़ने का प्रयास करता है या फिर एकाएक कुछ करने का विचार करता है या ऐसे क्षेत्रों से जुड़ने का प्रयास करता है जहां से एकाएक वो अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर ले। हालांकि कई बार वो प्रभाव नहीं आ पाता, लेकिन फिर भी यहाँ लग्न के स्वामी को देखिए एक बारी। लग्न का स्वामी चतुर्थ भाव में है, लग्नेश चतुर्थ भाव में हो तो चतुर्थ भाव कहीं ना कहीं उसके प्रभाव को ये लग्नेश बढ़ाने का काम करता है। और यहाँ शुक्र तो दिग्बली भी होता है, तो इससे तो ये शुक्र का फल अच्छा रहेगा। लेकिन एक कमजोरी है, देखिए मैंने आपको बताया था लग्न का स्वामी चतुर्थ में हो तो ऐसे व्यक्ति को जन्म स्थान से दूर जाने पर लाभ मिलता है। तो ये बात जरूर से यहाँ लागू होगी कि जातक जितनी सफलता जन्म स्थान से दूर जाने पर, कहीं बाहर जाकर कार्य करने पर प्राप्त कर पाएगा, उतनी ही अपने जन्म स्थान के पास में रहकर प्राप्त नहीं कर पाएगा या उसी देश में रहकर प्राप्त नहीं कर पाएगा। यहाँ पर फिर आप देखिए तो लग्न का स्वामी वक्री है। अब मैं आपको कई बार बता चुका हूं कुंडली में वक्री ग्रह कहीं न कहीं पूर्व जन्म के कुछ न कुछ अशुभ कर्मों को तो जरूर दर्शाते हैं। और जो भी ग्रह वक्री होता है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है अपना असर देने की। तो शुक्र जैसा ग्रह जब वक्री होगा तो आप क्या देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो शुक्र के गुण है जातक के अंदर बढ़ा देगा। जातक मतलब थोड़ा सा अपने सुखों पर, रहन सहन पर, दिखावटी चीजों पर खर्च अधिक करे। जातक अन्य को कैसे भी अपने से प्रभावित करने का प्रयास करे, अन्य को अपनों से जोड़ने का प्रयास करे,
साथ ही साथ अन्य को आकर्षित करना ऐसे व्यक्ति के स्वभाव में रहता है, ये बात आप देख पाएंगे, क्योंकि शुक्र है यहाँ पर और वक्री हुआ है। मकर राशि शुक्र के लिए अच्छी राशि नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि शनि आसपास ही है उसके, तो प्रभाव फिर भी ये शुक्र अच्छा दे पाएगा। लेकिन एक बात है, देखो शुक्र यहाँ पर राहु के साथ बैठा हुआ है, और लग्नेश के साथ में राहु का बैठना अगेन वही बात है कि इतना अच्छा प्रभाव नहीं दे पाता, क्योंकि राहु देखा जाए तो भ्रम और कहीं ना कहीं कंफ्यूजन परेशानी को क्रिएट करने वाला है। हाँ, लग्नेश के साथ में राहु बैठेगा तो राहु की दशा अंतरदशा मजबूत हो जाएंगी, लेकिन लग्नेश कमजोर हो जाएगा, और लग्नेश कमजोर हो जाएगा तो आप जानते हैं कुंडली पे कमजोर असर पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये बात है कि ये राहु भी हालांकि विदेशी ग्रह है, तो विदेशी ग्रह इसका मतलब ये है कि ऐसे व्यक्ति को कहीं दूर से जुड़ना चाहिए, तब जाकर के ये जो शुक्र और राहु का प्रभाव है ये अच्छा मिल पाता है। शास्त्रों में आप जानते हैं शुक्र राहु की युति को लंपट योग कहा गया है। अब इसका प्रभाव तो आप जानते ही है, कहीं ना कहीं ये जातक को भटकाने का काम करता है, चारित्रिक रूप से कई बार कमजोर करने का काम भी करता है। तो इसका आधार पर इसको कमजोर माना गया है भी मकर राशि के अंदर। तो इतनी फेवरेबल राशि शुक्र के लिए तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये व्यक्ति को सुख सुविधा देने में, व्यक्ति अपने सुखों पर, लग्जरी पर और विशेषकर दिखावटी चीजों पर अधिक खर्च करे, ये प्रभाव देखने को मिल जाता है। विशेषकर ऐसे व्यक्ति क्या कहीं ना कहीं नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी चीजें हो, ये बातें कई बार सामान्य रूप से सामने आती है। लेकिन फिर भी ये कहूंगा कि शुक्र राहु यहाँ पर थोड़ा मिला जुला असर दे रहे हैं, जातक को कहीं दूर से जुड़ने पर ज्यादा लाभ करवा सकते हैं। यहाँ फिर एक और बात विचारणीय है। आप देखिए थोड़ा सा कि इस कुंडली के अंदर शुक्र भी वक्री है, बुध भी वक्री है और गुरु भी वक्री है। अब होता क्या है कि कुंडली में राहु केतु के अलावा अगर अधिक ग्रह वक्री हो तो व्यक्ति का जीवन एक जैसा कभी नहीं रहेगा, बहुत उतार चढ़ाव ऐसे व्यक्ति के जीवन में आएंगे। यहाँ ये जरूर है कि जो जो ग्रह वक्री है उनके गुण बढ़ेंगे, जैसे यहाँ बुध और गुरु का राशि परिवर्तन है। हालांकि इतना कोई शुभ परिवर्तन नहीं है कि तीसरे भाव और भाग्य भाव का परिवर्तन है ये, लेकिन ये है कि व्यक्ति छोटी छोटी यात्राएं करे, कहीं ना कहीं ट्रेवलिंग करता रहे और छोटे छोटे कार्य करते रहे, परिवर्तन से जुड़े, तो व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलता रहेगा, ये बात ही दर्शा रहा है। कई बार जैसे इसमें ये होता है कि व्यक्ति सप्ताह में एक ही बार सही, लेकिन अपने आसपास जो भी 40-50 किलोमीटर में कोई स्थान पर चले गया, घूम करके आ गया, तो उससे होगा क्या कि जो तीसरा भाव है वो एक्टिव हो जाएगा। तीसरा भाव एक्टिव हुआ कि हाँ, ये देखने को मिलेगा कि भाग्य का प्रभाव भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों परिवर्तन में है यहाँ पर। तो ये बात यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन फिर भी अब जब ग्रह वक्री है अधिकतर, तो क्या देखेंगे आप कि थोड़ी समस्या तो ये क्रिएट जरूर करेंगे, व्यक्ति के जीवन को उथल पुथल से भरा हुआ और उतार चढ़ाव से भरा हुआ बनाने का काम करेंगे। तो ये बात है, बार बार परिवर्तन आदि भी इसी तरह के प्रभाव में आता है। यहाँ फिर केतु भी है, देखो दशम के केतु का तो मैं बता ही चुका हूँ आपको, ये भी यहाँ पर चर राशि के अंदर। तो केतु का काम क्या है? केतु का काम रुकावटें भी देना है और केतु का काम परिवर्तन करवाना भी है। अगर ऐसा व्यक्ति बार बार काम को बदले तो ये भी केतु कहीं ना कहीं करवाता है, क्योंकि एक कार्य में जल्दी सफलता नहीं देता, और जहां एक कार्य मतलब ढंग से हुआ नहीं, व्यक्ति के मन में आ जाता है कि अब दूसरा काम करना चाहिए, इस काम में इतना लाभ नहीं है। तो ये बात कहीं ना कहीं केतु उत्पन्न करता है। हालांकि ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए, भले अपने काम में कितनी ही रुकावटें आदि क्यों ना आ रही हो, लेकिन अगर व्यक्ति मजबूती से आगे बढ़े तो अच्छा परिणाम मिलता है। क्योंकि यहाँ पर ये केतु क्या है चंद्रमा की राशि में, चंद्रमा यहाँ पर त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है और गुरु जैसे ग्रह के साथ में बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अपना सकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम है ये। पूर्णिमा का जन्म भी है, तो ये भी एक अच्छी बात है। पूर्णिमा का जन्म होने से भी चंद्रमा शुभ ग्रह बना हुआ है, और दो शुभ ग्रह चंद्रमा गुरु भाग्य भाव में बैठे हैं, व्यक्ति को धार्मिक आस्तिक अच्छे कार्य करने वाला बनाएगा। हालांकि केतु थोड़ा कमजोर बता रहा है। एक और चीज है यहाँ पर जो विचार करने योग्य है कि बुध को अगर आप देखेंगे तो ये सूर्य से अस्त है, 4 डिग्री का अंतर है दोनों के अंदर, तो अस्त है। हालांकि अस्त तो यहाँ पर शनि भी है, लेकिन बुध की बात करते हैं पहले, क्योंकि आगे भी अभी जो वर्तमान में दशा प्रारंभ हुई है बुध की चालू हुई है, और आगे बुध की ही दशा चलने वाली है। तो बुध की स्थिति को देखें तो यहाँ पर तुला लग्न के अंदर इसकी मूल राशि 12वें भाव में आती है। अब 12वां भाव, फिर मैंने वही बात आ गई कि यहाँ पर विदेश को, दूर देशों से जुड़ने को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को, हॉस्पिटल को, यात्रा से जुड़े काम को, मेडिटेशन योगा आदि से जुड़े काम को दर्शाता है। अब एक बात है कि जब तक अगर इनसे जुड़ा कुछ काम करे तो ये बुध की दशा ज्यादा अच्छी हो जाएंगी। विशेषकर अगर वाहन का मतलब
ट्रेवलिंग वगैरह से जुड़ा कोई काम कर दिया, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा काम चालू कर दिया जातक ने, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ 12वां भाव यूटिलाइज हो जाएगा, 12वां भाव काम में आ जाएगा। अगर दवाओं से जुड़ा भी काम किया जाए तो ये बुध का प्रभाव अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि दशा इसी की है। लेकिन एक बात क्या है, जो मुख्य बात है वो यही है कि ये बुध को सूर्य ने अस्त किया है, जो सूर्य लाभ का स्वामी है, और बुध भाग्य का स्वामी भी है। तो चलो, भाग्येश के अस्त होने से भाग्य के साथ में कमी आ सकती है, भले ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की दृष्टि भाग्य का साथ दिलाती है, लेकिन उसके बाद भी एक चीज क्या है कि जो लाभ के स्वामी ने धर्म भाव के स्वामी को, भाग्य भाव के स्वामी को अस्त किया है, इसका प्रभाव आप क्या देख पाएंगे कि इसके कारण कई बार ऐसी स्थिति बन सकती है कि जब तक लाभ के लोभ में आकर अपने मार्ग से भटक जाए, अपने धार्मिक और अपने सही पथ से कार्य से भटक जाए, और उसका खामियाजा व्यक्ति को मान सम्मान में कमी के रूप में देखने को मिले, या उससे चुकाना पड़े ऐसे व्यक्ति को। तो क्योंकि यहाँ पर एक बात है कि सूर्य जिस भाव का स्वामी है उससे जुड़ा प्रभाव देगा वो, तो सूर्य यहाँ पर लाभ का स्वामी है। तो या तो ऐसा बोल लीजिए कि कई अधिकतर लोगों में मतलब घुलने मिलने के कारण, या ऐसा व्यक्ति जो भी काम करे कई बार मतलब अत्यधिक बातें आदि करे, उसके लिए जितना प्रयास होना चाहिए वो ना करे, उसके कारण भी भाग्य में धन में कमी देखने को मिल सकती है। तो ये बात यहाँ पर, ये जो लाभ भाव में सूर्य की राशि है, और ये जो सूर्य यहाँ पर शनि और बुध को अस्त कर रहा है, ये इस बात को दर्शा रहा है। अब अभी तक तो इनको शनि की महादशा चल रही थी। वैसे तो आप जानते हैं कि तुला लग्न के अंदर शनि सर्वाधिक योग कारक होता है, लेकिन एकदम पास में वो सूर्य से अस्त है, 3 डिग्री का अंतर है। और नवमाश में भी आप देखेंगे तो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ है, यानी एक बात तो तय है, वहां पर बुध भी है। एक बात तो तय है, जब तक कहीं बाहर से नहीं जुड़ेगा, तो जिस प्रकार शनि की दशा में थोड़ा ऊपर नीचे करते करते काम चला है, उसी प्रकार बुध में भी काम ऐसा ही चलता रहेगा फिर। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति ये करता है कि अपने लाभ को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कहीं बाहर से जुड़ता है, या फिर जो अभी मैंने काम बताए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा, ट्रेवलिंग से जुड़ा, या फिर मतलब अपना जैसे वाहन वगैरह से जुड़ा कोई काम करने लग जाए, यहाँ शुक्र राहु भी है, तो ऐसे टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक चीजें लाभ भी दे जाती है, तो उनसे जुड़ा काम करना व्यक्ति को लाभ दे जाएगा। विशेषकर वाहन से जुड़ा, बुध वाहन को भी दर्शाता है, तो उनसे जुड़ा कुछ काम कर लेना, या घर में उपयोग में आने वाली चीजें भी हालांकि इसमें आ जाती है, सजावट की, इलेक्ट्रॉनिक की, उनसे जुड़ा कुछ काम करना अच्छा रहता है। हाँ, लेकिन जरूरी एक ही बात है, स्थिरता। यहाँ पर मन को स्थिर रखना जरूरी है। दूसरे नंबर पर यह भी जरूरी है कि देखो, मैं आपको बता चुका हूँ केतु के प्रभाव को अच्छा लेने के लिए, क्योंकि केतु यहाँ पर उलझन भी देगा, लापरवाही भी देगा, काम ढंग से नहीं करने देगा, और उस कारण से व्यक्ति को नुकसान उठाना पड़ेगा। यहाँ पर कुंडली के जो सर्वाधिक प्रमुख ग्रह है बुध और शनि, उन दोनों को सूर्य ने अस्त कर दिया है, तो उस कारण से जो उनका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए, जो मजबूत परिणाम मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। और इस कारण से फिर व्यक्ति के जीवन में जब मुख्य ग्रह ही थोड़े कमजोर हो जाए, तो व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भी बढ़ जाता है, और कहीं ना कहीं फिर जातक को अधिक संघर्ष के बाद कुछ मिल पाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जरूरी क्या है कि ऐसे व्यक्ति को इस योग का और शनि बुध का अच्छा प्रभाव लेने के लिए इनको मजबूत करना चाहिए, और विशेषकर कई बाहर से जुड़ जाए, क्योंकि तीसरा भाव भी देखो चतुर्थ से 12वां होता है। चतुर्थ से 12वें से मतलब क्या है कि ये आपके घर से, आपका जो जन्म स्थान है, वहां से आपको दूर ले जाने का काम करता है। अब देखो, पहले शनि की दशा थी, ठीक है, वो भी प्रभाव में थी, लेकिन शनि फिर भी चतुर्थ का स्वामी था, तो कई बार होता है कि वो इतना मजबूत योग नहीं बना पाता कहीं बाहर जाने के। लेकिन अब बुध जो 12वें भाव का स्वामी भी है, नवम भाव का भी स्वामी है, तो ऐसे व्यक्ति को कहीं बाहर से जुड़ना चाहिए, तो व्यक्ति को लाभ अच्छा हो पाएगा। विदेश जाना, कहीं अन्यत्र जाना, वहां पर काम करना व्यक्ति को लाभ अच्छा दे पाएगा। शुक्र राहु भी क्योंकि साथ में है, राहु फिर अगेन मैंने जैसा आपको कहा था अभी कि विदेशी ग्रह है, इसलिए वो प्रभाव देता है। फिर दूसरे भाव में मंगल है स्वराशि में, ये सप्तम का भी स्वामी है, और कुंडली के दूसरे भाव में अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। हालांकि एक बात है, देखो, मंगल तो लाभ आदि अच्छा कराता है, बल्कि व्यक्ति को कंजूस बना देता है, लेकिन ये शुक्र और ये तुला लग्न जब तक के स्वभाव को इस तरह का नहीं बता रहा, मतलब जब तक खर्चीला अधिक हो, धन अत्यधिक खर्च करता हो, और थोड़ा मैनेजमेंट खराब हो, क्योंकि बुध वक्री है। बुध वक्री होने पर ये देखने को मिला कि कई बार व्यक्ति का जो मैनेजमेंट करने का ढंग होता है वो थोड़ा गलत होता है। या तो जैसे अब शुक्र राहु है, तो ये तो है कि धोखा मिलेगा लोग व्यक्ति को, तो कई बार जिनसे जुड़ा उन्होंने कहीं ना कहीं धन ले लिया, लूट लिया। कई बार मंगल के दूसरे भाव में होने पर आप देख पाएंगे कि ऐसे व्यक्ति
अन्य को पैसे दे तो भी पैसे नहीं मिलते, डूब जाते हैं। अन्य के साथ दोस्त मित्र आदि हो, कोई साथ वाला हो, उनके साथ काम करे, वो इस प्रकार से कुछ कार्य करेंगे कि इनको पता भी नहीं लगेगा, इनका नुकसान करवा देंगे। ऐसी कुछ बातें देखने को मिली। फिर एक और बात है कि देखो, चंद्रमा भी यहाँ आप देखेंगे तो गुरु के नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र में बैठे हैं। पुनर्वसु का आप प्रभाव क्या जानते हैं? नाम से ही जैसे थोड़ा प्रभाव अगर मैं बताऊं, तो पुनर्वसु मतलब क्या समझे कि कहीं पर पुनः जा करके बसना, कहीं पर पुनः जा करके अपना एक नया जीवन स्टार्ट करना और फिर अच्छी तरक्की प्राप्त करना, ये इस नक्षत्र में प्रायः देखने को मिलता है। और जब जातक ऐसा कुछ करता है तब जाकर के ही जीवन में कुछ स्थिरता मिल पाती है, अच्छा प्रभाव प्राप्त कर पाता है। क्योंकि देखो एक बात तो है कि दशा तो जातक को अपनी कुंडली के कारक ग्रहों की ही चल रही है और चलना भी है। बचपन में जरूर गुरु की दशा चली होंगी, उसके बाद 19 साल शनि, अब 17 साल बुध लगे हैं, फिर केतु लगेंगे इसमें, केतु के बाद 20 साल शुक्र लग जाएंगे। तो यानी दशा तो व्यक्ति के वृद्धावस्था तक उसे कारक ग्रहों की ही चलने वाली है। इसका मतलब है कि कुंडली में ग्रोथ है, कुंडली में आगे बढ़ने की स्थिति है। बस जातक को चाहिए कि कहीं बाहर से जुड़े, बजाय जन्म स्थान पर रहकर कोई काम करने के। और विशेषकर अन्य पर ऐसे तो कोई काम टालना नहीं चाहिए, अपने दम पर करे तभी सफलता मिल पाएंगी। और देखो एक और बात है कि केतु का दशम भाव में होना कई बार क्या करता है कि बातें मन में बहुत चलेंगी, कंफ्यूजन बहुत रहेंगी। जब तक बार बार या तो काम बदले या फिर कंफ्यूजन रहे, जिस कारण से काम ना करे, वो बातें आ जाती है। केतु लापरवाह बनाता है दशम भाव में होकर के। राहु ऐसा नहीं, राहु तो मेहनती बना देता है, लेकिन केतु का काम ऐसा नहीं है। केतु कई बार कार्य में उलझन या थोड़ा देरी उत्पन्न करता है। और फिर आप जानते हैं, शनि सूर्य साथ में हो तो इसको प्रसिद्धि योग में जरूर कहूंगा, लेकिन संघर्ष योग भी इसको कहा जाता है। व्यक्ति को संघर्ष बहुत करवाता है। तो इस कारण से होता क्या है कि व्यक्ति के जीवन में अन्य के द्वारा झूठे आरोप लगना, अन्य के द्वारा बदनामी मिलना, अन्य का सहयोग न मिलना, इस तरह की सब बातें देखने को मिलती है। और फिर सूर्य कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए तो लाभ के भी स्वामी है। अब लाभ का स्वामी होकर तीसरे भाव में ग्रह का बैठना, ये भी कहीं ना कहीं ये देख पाएंगे आपके जीवन में अधिकतर मामलों में आप ये देखेंगे कि संघर्ष के बाद धन लाभ करवाता है। लेकिन मैंने कहा तीसरा भाव यात्राओं का भी है, यात्रा आदि करना या उसी से जुड़ा काम करना भी व्यक्ति को लाभ दे करके जाएगा। छोटी छोटी यात्रा करते रहना, जैसा मैंने कहा प्रत्येक रविवार को व्यक्ति कहीं घूमना चले जाए 40-50 किलोमीटर, तो उससे भी कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि लाभ होगा। और फिर अगर काम ही कुछ ऐसा कर ले जिसमें यात्राएं शामिल हो, जैसे टूर्स एंड ट्रेवल से जुड़ा हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा हुआ, उसमें भले स्वयं को नहीं जाना हो गाड़ी चलाने, लेकिन अपना काम भी उस तरह का होगा जातक का, तो वो देखेगा कि उसको लाभ मिलेगा इन सब क्षेत्रों से। तो ऐसा कुछ कार्य जातक को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दशा आदि के अनुरूप भी और आगे के प्रभाव के लिए भी इस तरह की चीजें अच्छी आ रही है। व्यापार आदि के लिए हालांकि देखा जाए तो कुंडली अच्छी है, लेकिन स्वयं के दम पर, किसी अन्य के साथ में नहीं। मैनेजमेंट थोड़ी सी यहाँ पर बिठाने का प्रयास करना चाहिए। कुंडली में देखिए 12वें भाव में क्या है, भाव बल में 624 अंक है, जो बहुत बढ़िया है। अब मतलब 12वां भाव इंडिपेंडेंट बनाता है, अपने अनुसार काम करने की सलाह भी देता है, लेकिन 12वां भाव विदेश को भी दर्शाता है, आप जानते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि कहीं बाहर से जुड़े, या मेडिकल, हॉस्पिटल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, विदेश, इन सब से जुड़े तो लाभ अच्छा होता है। यहाँ पर देखो जातक का जो भाई है, मैं आपको बता दूं, वो भी कहीं ना कहीं बाहर है, विदेश में है। तो मैं तो कहूँ कि अगर देखो वहां जाने का, उनसे बातचीत करके वहां पर जाने का संभव होता है, वहां कुछ चालू करने का, काम चालू करने का होता है, या शुरुआत नौकरी करके फिर बाद में काम चालू करने का की स्थिति बन पाती है, तो मैं कहूँ जातक के लिए अच्छा रहेगा। अभी बुध की दशा है, बुध में बुध का अंतर है, आगे बुध में केतु शुक्र, दशाएं अच्छी लगने वाली है। अभी शुरुआती दशा आप जानते हैं बुध में बुध की, या किसी भी ग्रह में उसी ग्रह की दशा इतनी मजबूत नहीं होती, आप जितनी मेहनत करेंगे उतना फल देता है। तो वैसे तो बुध तीसरे भाव में है, जहां उसका इतना मजबूत फल तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसके बाद भी काल पुरुष की कुंडली के आधार पर अपनी राशि का फल देने वाला है वो। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि कोशिश यही करे जातक कि कहीं बाहर से जुड़ने का प्रयास करे, अपने भाई से जुड़ने का भी प्रयास करे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि देखो भाई तीसरा भाव है, और यहाँ पर गुरु से परिवर्तन है बुध का, तो ये दोनों का जो परिवर्तन है, ये भी भाई के साथ जुड़ने पर व्यक्ति के भाग्य को, धन को बढ़ाने का काम कर सकता है। क्योंकि जो मेन ग्रह है यहाँ पर जातक के, वो भाई की स्थिति को अच्छा कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो तीसरे भाव में अगर मजबूत ग्रह बैठेंगे, मंगल स्व राशि में बैठेगा, गुरु और चंद्रमा जैसे शुभ ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव पर आएंगी, तो ये भाई की स्थिति को तो अच्छा करेगा। मतलब ऐसे व्यक्ति ये बोल सकते हैं कि ये अपने भाई के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, लकी है। लेकिन स्वयं को भी तो लाभ उठाना है, तो जब भाई को इनसे लाभ मिल सकता है, तो अगर ये कुछ ऐसे कार्य करे
तो उससे कहीं ना कहीं ये भी देखने को मिल सकता है कि इनके भाई के साथ जुड़ जाने से या उनके साथ में वहां कहीं बाहर चले जाने से इनको भी लाभ हो जाएगा। तो ये बात इनके लिए आती है। बाकी ये केतु तो मैं बता चुका हूँ, परिवर्तन करवाता है बहुत ज्यादा। तो थोड़ा उसको कमजोर माना गया है। यात्रा आदि करके ऐसा व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है, क्योंकि केतु परिवर्तन वाला ग्रह है। तो ऐसा व्यक्ति रोज थोड़ी यात्रा करता रहे कुछ लंबे क्षेत्र की, या फिर रोज 40-50 किलोमीटर से घूमता रहे, तो कई बार ये केतु यूटिलाइज रहता है, कार्य नहीं बदलाता और कार्य में ऐसा संघर्ष भी नहीं देता, मन मुताबिक काम बन जाते हैं। तो यहाँ ये बात आती है। हालांकि दशा आप देखो, बुध की दशा है, अभी बुध में केतु लगेगा, तो बुध से केतु की स्थिति को देखा जाए अष्टम भाव में है। तो बुध में केतु का समय बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएगा। लेकिन बुध में केतु की दशा थोड़ी नकारात्मक रह सकती है, लेकिन उसके बाद से, यानी बुध में शुक्र के समय से 2026 के समय से, अभी से लगभग 2.5 वर्ष बोल सकते हैं, 2.5 वर्ष बाद की स्थिति से जातक के जीवन में जो समय चालू होगा, जातक के लिए एक तरह से भाग्योदयकारी समय रहेगा, गोल्डन टाइम रहेगा। जातक अच्छा काम कर पाएगा। और फिर एक और बात है जो मैं आपको बताते आया हूं, कि जिन लग्न के अंदर शनि सर्वाधिक कारक होता है, जैसे यहाँ तुला लग्न में आप जानते हैं शनि सर्वाधिक योग कारक ग्रह बनता है। तो शनि की जो आयु होती है, उस आयु में जाकर व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छा होता है। और शनि की आयु 36 वर्ष 2026 में ही होंगी वो भी। तो इसका मतलब वही है कि देखो, दशा को देखो आप, या ग्रहों के प्रभाव से देखो। मैंने आपको बताया था कि 28 से लेकर 33 वर्ष तक मंगल का प्रभाव मिलता है। अब मंगल धोखा, छल, कपट, अन्य से नुकसान दूसरे भाव में होकर ही दर्शाता है। धन को लेकर चिंता, कर्जों में वृद्धि, ये मंगल दर्शाता है। 33 वर्ष की आयु जब इनकी पूरी हुई तो अभी बुध लगा है। अब देखो, मैंने आपको कहा जो ग्रह वक्री है, उसकी भी उसका जो टाइम पीरियड आएगा वो भी इतना अच्छा नहीं रहेगा। तो 34 से लेकर 34 और 35, ये 2 वर्ष के अंदर भी अगर देखा जाए तो दशा, मतलब दशा तो नहीं, लेकिन बुध का प्रभाव होता है वर्ष के अनुसार, आयु के अनुसार। और बुध का प्रभाव वक्री बुध हो जाने से थोड़ा कमजोर हो जाता है। और कमजोर हो जाने के कारण ये बात देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं ये थोड़ी सी रुकावट उत्पन्न करता है जीवन में ग्रोथ के रूप में। एक बारे में काम बनता नहीं, मेहनत करना पड़ती है। तो ऐसे व्यक्ति को एक ही चीज चाहिए कि अपनी कुंडली के अनुसार कहीं बाहर से जुड़ने का एक तो प्रयास करें, जो कार्य पता है उनसे जुड़ने का प्रयास करें। और अपने जीवन में अगर अधिक से अधिक ये गणेश जी की उपासना करे तो इसे व्यक्ति को लाभ बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि देखो, लग्न भी राहु के नक्षत्र में है, लग्नेश राहु के साथ है। बुध जो कि दशा में चल रहा है, अब उसकी दशा लंबी चलने वाली है, तो बुध वक्री भी है, उसको बलवान करना जरूरी है। यहाँ मिथुन राशि भी है, मिथुन राशि के जातकों के लिए भी इष्ट देव गणेश जी ही बनते हैं। दशम भाव में केतु भी है। तो देखो कितने सारे पॉइंट बन रहे हैं जो गणेश जी की पूजा से जातक के जीवन में शुभता लेकर के आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन में अच्छी सफलता अर्जित कर पाएगा। फिर यहाँ पर देखो, एक और चीज है जो थोड़ी सी कमजोर आ रही है। एक तो देखो, ये शुक्र राहु, मैंने कहा था कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटकाने का काम करते हैं, चारित्रिक रूप से कमजोर भी करते हैं। फिर ये जो शनि और बुध की जो युति है, आप जानते हैं शनि बुध की युति को भी वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं माना गया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जातक में कुछ शारीरिक कमजोरी उत्पन्न करता है। और इसका प्रभाव कहीं ना कहीं थोड़ा कमजोर होता है व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन के लिए। तो ये भी एक थोड़ी कमजोरी रहती है शनि बुध के कारण। तो यहाँ पर एक बात क्या है ना, कि व्यक्ति को चाहिए कि सात्विक रहे, चंद्रमा गुरु के जो सात्विक गुण यहाँ पर आ रहे हैं उसके अनुसार चले। यहाँ पर देखो, अच्छी बात क्या है कि गुरु वक्री है, भाग्य भाव में गुरु अच्छे होते हैं। लेकिन अब गुरु वक्री है तो ये व्यक्ति फिर क्या होता है ना, कई बार देखो व्यक्ति या तो अगर अन्य की बातें ना सुने, जो बड़े लोग हो कई बार उनकी बातों को इग्नोर कर दे तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता। तो उसको थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। यहाँ शनि की दृष्टि भी है, तो अन्य से ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि अन्य से लाभ मिलेगा। शनि देखो सूर्य को भी पीड़ित कर रहा है, पीड़ित तो क्या, कमजोर कर रहा है। और चंद्रमा पर भी दृष्टि है, तो ये बात तय है कि जातक को अन्य के सहयोग में कमी मिलेंगी, और जातक अन्य पर विश्वास करेगा तो धोखा ही मिलेगा। उसके और भी बहुत सारे योग बने हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आगे का समय जातक के लिए अच्छा है। भले अभी टाइम है, लेकिन आगे जब कंटिन्यू सारी स्थिति अच्छी है तो अभी थोड़ा सा प्रयास कर लेना जातक को अच्छा परिणाम देने का काम करेगा। और देखो, नवमांश में भी आप देखेंगे तो शनि और बुध अपने अष्टम भाव में है। और शुक्र की स्थिति को भी अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो वो उच्च राशि में लग्न में बैठा हुआ है। अच्छी बात है, लग्न कुंडली का लग्नेश नवमांश में उच्च राशि में हो तो ये भी अच्छी बात होती है।
यहाँ मंगल गुरु साथ में है, हालांकि नवमांश का लग्नेश नीच राशि में है, वक्री जरूर है लेकिन कमजोर माना जाएगा उसको, तो वो थोड़ी कमजोरी है। लेकिन उसके बाद भी मैं यहाँ क्या कहूंगा, जातक को ये चाहिए कि अपने जीवन काल के अंदर अच्छा प्रभाव लेने के लिए अपने शुक्र को बलवान रखे और अपने चरित्र को बलवान रखे। गणेश जी की पूजा अधिक से अधिक करे, गणपति अथर्व शीर्ष का प्रतिदिन 3 पाठ करे। और बाकी फिर देखो धन संचय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना। व्यक्ति चाहता है कि सभी उससे प्रभावित रहे, सभी उसके अनुसार काम करे या उसकी बातों को सुने कम से कम। तो उसके लिए क्या चाहिए ना कि या तक अपने सूर्य को तो बलवान करे ही, सूर्य को बलवान करने के लिए सूर्य को अर्घ देना, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रत्येक रविवार को, तो ये चीजें भी प्रभाव देंगी। इसके अलावा सूर्य को अर्घ देते समय ओम श्रीम सूर्याय नमः इस मंत्र को बोलते हुए मतलब सूर्य को अर्घ दे तो लक्ष्मी की प्राप्ति भी होंगी, व्यक्ति के काम भी बनेंगे। लॉटरी सट्टा जुआ इस तरह के क्षेत्रों से व्यक्ति को बचना चाहिए और अपनी मेहनत से काम करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से थोड़ा नुकसान के योग बनते हैं। फिर बात रही यहाँ पर शुक्र की, तो शुक्र के लिए व्यक्ति चाहे तो इसे रत्न पहन सकता है शुक्र का, जो कि ओपल होता है, वो धारण कर लेना जातक के लिए अच्छा रहेगा। मध्यमा उंगली में लगभग ज्यादा तो नहीं लेकिन 5.5 रत्ती के आसपास का ओपल धारण कर लेना जातक के लिए अच्छा रहेगा, वो ज्यादा अच्छा प्रभाव दिखा पाएगा। और शुक्र वक्री भी है तो थोड़ा सा मतलब स्त्री वर्ग के प्रति सम्मानित भाव रखिए, क्योंकि इसमें होता क्या है, शुक्र के वक्री हो जाने पर अन्य के द्वारा झूठे आरोप लगने का प्रभाव बन सकता है। तो यहाँ इसलिए बार बार मैं बोल रहा हूँ कि भले व्यक्ति स्वयं से कुछ करे ना करे, लेकिन अन्य के द्वारा झूठे आरोप लगा दिए जाए जो जातक के लिए इतना अच्छा ना रहे, इस तरह की कुछ बातें सामने आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को इसलिए उससे बचाव करते रहना चाहिए जिससे कोई नकारात्मक स्थिति न बने। और बाकी शुक्र तो लग्नेश है, तो लग्नेश राहु के साथ कमजोर जरूर हो रहा है लेकिन उसको बलवान कर लेगा व्यक्ति तो अच्छा परिणाम मिल जाएगा और जातक अपने जीवन में अच्छे मजबूत लग्नेश के कारण सफलता अर्जित कर पाएगा। हालांकि ये शुक्र ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्ति अपने स्वयं के दम पर भूमि भवन वाहन आदि सभी का सुख अर्जित जरूर कर पाएगा, लेकिन जन्म स्थान पर रहेगा तो इतना कुछ भी नहीं, क्योंकि सारे ग्रह जो यहाँ प्रमुख ग्रह बनते हैं कुंडली में वो 12वें अपने चतुर्थ से 12वें का फल दे रहे हैं, लग्नेश से भी 12वें में है, तो इसलिए व्यक्ति को इनसे इन ग्रहों से लाभ उठाना है तो कहीं बाहर जाना चाहिए जो लाभ अच्छा दे पाएगा और व्यक्ति को जीवन में उन्नति प्रदान कर पाएगा। तो ये बात है यहाँ पर अगर देखा जाए तो जातक की कुंडली में ग्रह योगों में मजबूती है लेकिन सही दिशा की आवश्यकता है जातक को। और जातक को एक और काम करते रहना चाहिए कि गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए और विशेषकर प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन खिलाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे मतलब जातक के जीवन में ग्रहों के सकारात्मक प्रभाव आएंगे। कोई भी मंदिर वगैरह जाया करे, विशेषकर यहाँ पर कोशिश करें गणेश जी की पूजा करते रहे जातक, तो जीवन में स्थिरता मिलेगी, अपने जीवन में एक अच्छी सफलता ऐसा व्यक्ति अर्जित कर पाएगा। और आगे बुध की दशा है, अच्छी दशा है ये। हाँ ये जरूर है कि शुरुआती प्रभाव इतना अच्छा नहीं, लेकिन 2026 से ही जब ये शुक्र लग जाएगा उसके बाद से कंटिन्यू पूरी दशा अच्छी है ये, क्योंकि बुध से फिर बाकी सारे ग्रह अच्छे हैं। बुध में मंगल थोड़ा सा कमजोर रह सकता है लेकिन वो भी इतना नकारात्मक नहीं आ रहा। इसलिए ये बात देखने को मिलेंगी कि कहीं ना कहीं जातक की कुंडली के अंदर जो ग्रह योग है वो अच्छे, और फिर देखो लग्न भी 18 डिग्री पर है, इसलिए चलित कुंडली में कोई भी बदला नहीं है ग्रह। तो ये भी अच्छी बात है कि सभी ग्रह अपनी दशा के अंदर भी वही का फल प्रदान करेंगे, तो अच्छी बात है ये। बस जातक को कहीं बाहर से जुड़ना चाहिए, अपने भाई से जुड़े तो बहुत बढ़िया रहेगा। मैं समझता हूँ जातक का जीवन अच्छा स्थिर हो जाएगा। और बाहर तो चले ही जाएगा तो केतु राहु ये सब भी प्रभाव अच्छा देने लग जाएंगे। तो मतलब मैं कहूंगा कि जातक की कुंडली में बल अच्छा है। बाकी प्रिय दर्शकों आप कुछ बताना चाहे आपका स्वागत है, आप बिल्कुल बताइए जातक को क्या कुछ करना चाहिए, किस कार्य से सफलता मिलेगी, या फिर और भी कुछ इस कुंडली में आप देख पाए हो तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है, आप बताने का प्रयास करें। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों तक शेयर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।